Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 9, chapter 9 of class 7th. The name of the chapter is time and motion. टाइम क्या होता है? टाइम, हर काम हमारा टाइम पर डिपेंड है. स्कूल जा रहे हैं तब हम कहेंगे कितना टाइम बचा हमें तैयार होने में. हम कोई काम कर रहे हैं, कितने टाइम में हम ये कर सकते हैं. टीचर कहेंगे 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, टॉपिक रिवाइज करिए. हर काम किसी ना किसी टॉपिक पर डेली हमारा कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो कि टाइम से रिलेटेड होता है. तो क्या टाइम से हर चीज़ रिलेटेड है? तो टाइम आया कहाँ से, कैसे इसको मेज़र किया जाता है? क्या ये स्टार्टिंग से टाइम मेज़र करा जाता था? कितने भी पुराने कल्चर में हम चले जाएं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे एविडेंस हमें ऐसे नज़र आते हैं कि जहाँ पर हमें पता चलता है कि टाइम को मेज़र किया गया है. अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके हुआ करते थे. स्टार्टिंग में क्या होता था? सन, अर्थ, मून, इन सब की हेल्प से पहले टाइम मेज़र किया जाता था. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जब भी हम और ज़्यादा जो हमारी जो लाइफ है वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, हमें टाइम्स को बिल्कुल एक्यूरेट की ज़रूरत पड़ने लगी और टाइम्स को छोटे छोटे टाइम के लिए हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ने लगी. तो जब हमने सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन एक ऐसी आई जब ये साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि जो अर्थ होती है उसके अंदर रिवॉल्यूशन भी करती है वो, और एक रोटेशन भी करती है. रिवॉल्यूशन करती है तब जब वो रिवॉल्यूशन करती है तब उसको 1 ईयर में वो रिवॉल्यूशन करती है, और जब वो रोटेट करती है तो वो 1 दिन में रोटेट करती है. यानी कि तो रिवॉल्यूशन और रोटेट से पता चला कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 365 डेज यानी कि 1 ईयर लगता है, और रोटेशन में 1 डे लगता है यानी कि 24 आवर लगते हैं. अब जब स्टार्टिंग में क्या होता था? पहले सन निकलता था, सुबह होती थी तो टाइम शुरू होते थे, तो सन के निकलने से ही टाइम का पता चल जाता था. धीरे धीरे जो मॉडर्निटी आई, धीरे धीरे नई नई टेक्निक्स वगैरह आई, साइंटिस्टों ने नए नए टूल्स वगैरह डिवाइस वगैरह यूज़ करने शुरू करे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता चला गया तो लोगों ने एक सनडायल डेवलप करी. जो सनडायल थी वो टाइम को और ज़्यादा एक्यूरेट बताती थी. ठीक है, टाइम को और ज़्यादा एक्यूरेट वो बताती थी. इसमें क्या होता था सनडायल में? ये जो सनडायल थी वो बेस्ड थी जब सन निकलता तो सन की वजह से जो शेडो होती हैं, शेडो की लेंथ जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती है, या कैसे भी कह सकते हैं कि शेडो जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे उसका टाइम का पता चलता रहता है. ठीक है, तो उस बेस्ड पर ये सनडायल्स थे. सन की पोजीशन चेंज होने के साथ शेडो की लंबाई में भी, लेंथ में भी चेंज होता था. तो ये किसने डेवलप करी? ये जयपुर के राजा, फेमस राजा थे जयपुर के, बहुत ही, जी क्या नाम था उनका? जयसिंह था. उन्होंने बहुत सारे सनडायल्स बनाए, इंडिया के बहुत सारे शहरों में लगाए 18th सेंचुरी में, और वो एक ग्रेट स्कॉलर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी भी थे. जंतर मंतर पर आज भी दिल्ली में एक सनडायल सिचुएटेड है जो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है. दूसरे इंपॉर्टेंट डिवाइस कौन सा होता है? जो आवर ग्लास भी है. इसके अंदर क्या होता है? इसको सेंट क्लॉक भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है? एक ऊपर वाले पोर्शन में रेत डाल दिया जाता है और वो धीरे धीरे नीचे वाले पोर्शन में वो रेत आता रहता है. तो जितने टाइम में वो आता है वो 1 आवर में ये अपना ऊपर से नीचे तक आना पूरा करता है. तो इससे पता चल जाता है कि 1 आवर पूरा हो गया है. ठीक है, इसका भी यूज़ किया जाता था. मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है? एंसाइंट टाइम में लोग क्या यूज़ करा करते थे? रफ एस्टिमेशन था. कोई बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं है, कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है. मान लीजिए सन ही नहीं निकले, किसी दिन क्लाउड बारिश हो, तो हम कैसे टाइम मेजर करें? बहुत सारी दिक्कतें होती थी. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट होने लगा डिवाइसेस की हेल्प से. रिवॉल्यूशन, अर्थ की रिवॉल्यूशन और रोटेशन की हेल्प से तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मिली इसके डायरेक्शन का पता लगाने में. और मिडिएवल पीरियड्स में लोग क्या करते थे? अर्थ के एक कंप्लीट होने पर, अर्थ का जो एक रिवॉल्यूट पूरा होता था उसका मतलब एक टाइम पूरा हो जाता है ना. अर्थ का एक रिवॉल्यूशन पूरा होने का मतलब है कि उसका एक टाइम पूरा हो गया है. यानी कि लोग इस टाइम को 1 ईयर में कहने लगे थे कि ये अर्थ ने रिवॉल्यूट पूरा करा, यानी कि 1 साल पूरा हो गया है. फिर अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रोटेशन करती है. तो जब अपनी एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है तो इसका मतलब है एक रोटेट पूरा हुआ है 1 दिन में. तो इस तरीके से दिन को भी काउंट करने लगा और साल को फिर दिन के हिसाब से काउंट करने लगे. तो फिर इस तरीके से पता चला कि जो अर्थ कंप्लीट करती है 365 में 1 ईयर वो कंप्लीट करती है. तो इस तरीके से जो हमें फिर पीपल को हेल्प मिली एक्यूरेट टाइम को कैलकुलेट करने में. तो अब साइंटिस्ट ने 24 इक्वल पार्ट्स को 1 दिन में डिवाइड करा और इनको आवर बोला. यानी
यानी कि 24 आवर्स में 1 डे होता है। आगे फिर उन्होंने 1 आवर को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, उसको 1 मिनट बोला गया, यानी कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं। इसके बाद क्या होता है, उन्होंने 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, उनको सेकंड बोला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं। मॉडर्न टाइम मेजरमेंट डिवाइस आजकल क्या चल रहे हैं डिवाइस में, तो पेंडुलम भी आजकल बहुत चलता है। इसमें सबसे शायद ऐसा लगता है कि ये जो सबसे पहला मॉडर्न टाइम मेजरमेंट डिवाइस है, जो कि डच साइंटिस्ट ने ह्यूजेंस में 1656 में उसको इन्वेंट किया था। और ये किस पर बेस्ड था, गैलीलियो के सजेशन पर ये बेस्ड था। इसमें पेंडुलम की एक स्विंग का पीरियड होता है और वो कांस्टेंट होता है ना, ये जैसे लटकती है, ये आगे पीछे मूवमेंट करती है, इसका ये एक कांस्टेंट पर होती है ना। पेंडुलम का जो वेट होता है, पेंडुलम के वेट को टाइट कर दिया जाता है एक स्ट्रिंग से नीचे की तरफ, और ऊपर वाले को भी अटैच कर दिया जाता है सपोर्ट के लिए। स्ट्रिंग के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको भी अटैच करा जाता है, और फिर एक हल्का सा पुश करने पर पेंडुलम क्या करता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है अपनी पोजीशन पर। जो इसका लेंथ और वेट होता है पेंडुलम को, वो इस तरीके से होता है कि वो उसका जो एक आगे और पीछे का पूरा मूवमेंट वो 1 सेकंड में कवर होता है। तो मिनट की निडल भी इसी तरीके से सेट होती है कि वो अपना एक स्टेप जब पूरा करती है तो वो 60 सेकंड में पूरा करती है। और इसी तरीके से आवर की भी निडल जो मूव करती है आगे का, वो आगे एक स्टेप आगे हो जाती है, और फिर जो है वो जब कंप्लीट 1 मिनट पूरा हो जाता है तो उसका एक रोटेशन पूरा हो जाता है। यानी कि जब निडल 60 सेकंड पूरे कर रही है तो वो 1 मिनट पूरा हो रहा है। फिर वो मिनट वाली सुई जब 60 सेकंड हो गए हैं तो मिनट वाली सुई थोड़ा सा आगे हो जाती है। जब मिनट वाली सुई पूरा एक रोटेट पूरा कर लेती है तो मिनट वाली सुई भी थोड़ा सा आगे हो जाती है, और आवर वाली सुई भी थोड़ा सा आगे हो जाती है। तो इस तरीके से तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है और तीनों फिक्स टाइम पर रोटेट होते रहते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक किसने इन्वेंटेड किया था? 1926 में क्वार्ट्ज क्लॉक इन्वेंट हुई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट थी। इस क्लॉक में क्या होता है, किसी सब्सटेंस के सर्टेन क्रिस्टल जो होते हैं वो वाइब्रेशन पर बेस होते हैं, और इन क्रिस्टल को क्वार्ट्ज कहा जाता है। और जिस वॉच में ये क्वार्ट्ज यूज़ किए जाते हैं उसको क्वार्ट्ज वॉच कहा जाता है। और ये वॉच और क्लॉक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये सेकेंड के भी फ्रैक्शन को बताती है, क्योंकि क्वार्ट्ज यूज़ की जाती है ऐसी वॉचेज़ में जिसमें वाइब्रेट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, डिजिटल क्लॉक और वॉचेस कैसी होती है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। अब ये बहुत ज़्यादा एडवांस वॉच है। ये टाइम्स को डिजिट्स में बताती है। इनके अंदर आवर, मिनट्स और सेकंड्स के हैंड्स नहीं होते हैं, यानी कि इनके अंदर मिनट्स, घड़ी और सेकंड की जो सुई होती है वो नहीं होती है। आजकल जो है इन्हीं इक्विपमेंट्स में इन्हीं डिजिटल वॉचेस का यूज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो डिजिटल वॉच है, ये कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, डिजिटल कैमरा, इन सब में यूज़ हो रही है। और ये वॉचेस एयरक्राफ्ट में भी यूज़ की जाती हैं। स्टॉप वॉच जो होती है, स्टॉप वॉच किस में यूज़ की जाती है? किसी टाइम को कंप्लीट करने में स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपको 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो वो कितने मिनट में आप कवर कर रहे हैं उसको पता लगाने के लिए स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको बटन दबा दिया जाता है और उसमें टाइम फिल कर दिया जाता है कि 100 मीटर कवर होने पर वो बटन दब जाएगा। तो जैसे ही हम 100 मीटर कवर करते हैं तो वो वॉच एकदम से बता देती है कि हमने ये 100 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करी, वो ये बताती है। तो ये आजकल जो है ये बहुत ही एक्यूरेट टाइम, और ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बता रही है। साइंटिस्ट ने और भी ज़्यादा डेवलप स्टॉप वॉच कर दी है, मतलब स्टॉप वॉच को और भी ज़्यादा डेवलप कर दिया है। अब इसमें क्या होता है, 1 सेकंड का भी 100 पार्ट्स वो बताती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 आवर, 24 आवर में 1 डे, 365 डेज में 1 ईयर, 10 ईयर में 1 डिकेड यानी कि 1 दशक, 100 ईयर्स में 1 सेंचुरी, 1000 ईयर्स को 1 मिलेनियम बोला जाता है। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रेस्ट, देखिए जब आप बिना किसी टाइम के, मतलब कोई भी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना, बिना कोई टाइम के कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करें तो आप रेस्ट में हैं, और अगर आप टाइम के साथ कोई पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आप मोशन में हैं। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को तब रेस्ट में कहा जाएगा जब वो टाइम के साथ कोई भी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो उसको रेस्ट बोला जाता है। और मोशन कब कहा जाएगा? जब कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उस रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तब उसको क्या बोला जाता है? बॉडी की पोजीशन होने की चेंज जब लगातार चेंज कर रही है तो उसको मोशन कहा जाता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एक पर्सन अगर प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है तो वो रेस्ट की कंडीशन में है और ट्रेन उसके आगे आ रही है, लेकिन जब वो ट्रेन में चलता है तो किसकी कंडीशन? मूवमेंट की कंडीशन में। लेकिन जब फिर वो दोबारा से बैठता है ट्रेन में और वो फिर बैठा हुआ है और ट्रेन चलती है, तो यानी कि वो उन सब प्यूपल के
रेस्पेक्ट में अब वो रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है। सब पीपल के रिस्पेक्ट में वो अब वो रेस्ट की पोजीशन में है जब गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं। स्लो एंड फास्ट मोशन, कोई भी चीज़ स्लो है या फास्ट इसका हम पता कैसे लगाएंगे। सपोज आपकी तरफ एक ई रिक्शा चल रही है, एक तरफ जो है बाइक चल रही है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि बाइक तेज चल रही है कंपैरिजन टू ई रिक्शा। लेकिन अगर हम इसको एक टेबल में एक मेजर में कहें कि एक्यूरेट बताइए कि कितना तेज चल रही है, कैसे चल रही है, तो इसके मेजरमेंट के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हम किसी भी व्हीकल की स्पीड को पता लगा सकते हैं कि भाई वो कोई भी व्हीकल कितना तेज स्पीड से चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, इसको हम इजीली इसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड में होती है, इसको मीटर पर सेकंड में भी इसको कहते हैं। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है वो कवर कर रही है 560 किलोमीटर 7 आवर में, तो वो कितनी स्पीड तो उसकी कितनी स्पीड होगी। तो देखिए उसकी स्पीड को पता लगाने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया अभी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो डिस्टेंस हमारी ये है और टाइम हमारा ये 7 आवर है। तो डिस्टेंस के प्लेस पर 560 और टाइम के प्लेस पर हमने 7 लिख दिया, तो 7 8 = 56, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से वो चल रही है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से एक कार मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि स्पीड हमारी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है। अब मूव कर रही है स्पीड से, तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड में, इसकी स्पीड अब मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए जो 54 किलोमीटर है इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर जो ये आवर है आवर को पहले मिनट में, मिनट को फिर सेकंड में, यानी कि 60 × 60 में इसको करना होगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 और 2 5 है ना, तो 25 अपॉन और 6 9 और 3 3 तो 3 5 15 हमारा ये यहां आ गया है। ठीक है, तो 3 5 15 मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, इस तरीके से भी। तो इस तरीके से हम इजीली हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम कोई भी चीज के डिस्टेंस और कवर वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक साइकिल है 18 किलोमीटर पर आवर में है, कितने डिस्टेंस कवर करेगी वो 20 मिनट्स में। तो देखिए ये किलोमीटर में है, ये भी आवर में है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिनट को भी आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 20 मिनट्स को अगर हम आवर में चेंज करते हैं तो 20/60 यानी कि 1/3 आ जाता है। यहाँ पर निकालनी है हमें इसकी स्पीड, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस हमें इसकी निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है हमें 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1/3। तो 3 6 18, तो 6 किलोमीटर ये हमारी डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब क्या है, हमें अगर टाइम निकालना है तब हम क्या करेंगे, देखिए स्पीड दी हुई है, टाइम दी हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए फॉर्मूला एक याद रखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से अगर आपको टाइम निकालना है तो ये स्पीड नीचे आ जाएगी, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हमारे आ जाती है। तो कुछ तीनों में से कोई भी दो चीज़ गिवन है और एक चीज़ पूछ सकते हैं, तो ये इजीली इस फॉर्मूले से हम आप निकाल सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, स्पीड को आप एस करके लिख सकते हैं, डिस्टेंस को डी और टाइम को टी करके आप लिख सकते हैं। डिवाइस भी मेजरमेंट यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं, हमारे व्हीकल्स में लगे रहते हैं, ओडोमीटर वगैरह लगे रहते हैं। उसमें जो है जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाता है होता जाता है, वैसे 0 से 9 तक की डिजिट्स होती है वो ऊपर की तरफ चलती रहती है ना। और ये डिजिट्स ऊपर की तरफ चलती रहती है जब व्हीकल मूव करती है। और ये कहाँ तक रिप्रेजेंट होती है, ये कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकती है, 9,99,999 किलोमीटर तक को ही रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये इसमें है कि अगर मान लीजिए कोई टायर है और वो उसकी क्या रेडियस है, सपोज उसकी रेडियस 63 सेंटीमीटर है, ये टायर है और इसकी जो रेडियस है यहाँ ये 63 सेंटीमीटर है, तो वो कितना कवर कर सकता है।
तो वो कितना कवर करेगा, लेट्स फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय इट इन वन रोटेशन में, एक रोटेशन में वो कितना कवर करेगा। तो जैसी उसकी रेडियस होगी उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो टायर होता है वो सर्कल की कंडीशन में होता है, इसलिए इसके सर्कल की कंडीशन के लिए इसका पैरामीटर की हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। पैरामीटर यानी कि 2πr, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 और r गिवन है आपको 63, तो 6 9 63। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2πr के उससे। अब इट मीन्स द व्हीकल विल मूव 3.96 मीटर फर्दर व्हेन इट्स टायर्स मेक वन रोटेशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है इतने मीटर, और जब ये टायर एक रोटेट पूरा करेगा तो वो इतने मीटर इतना कवर करेगा एक रोटेट में। Similarly, we can find out the number of rotation made by the vehicle if it covers a distance of 1000 मीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी रोटेशन की नंबर कितनी रोटेशन वो कर रहा है, व्हीकल को कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है 1000 मीटर में, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। 1000 मीटर 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, और अगर 252.53 है तो इसका मतलब ये 252 टाइम्स में वो रोटेट कर रहा है टायर को, 252 टाइम्स रोटेट कर रहा है अपने टायर को 1 किलोमीटर में। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखिए जब कोई जो है कोई भी डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल टाइम में कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अब मान लीजिए आपने 1 बजे डिस्टेंस कोई, आप 1 बजे आपकी 0 डिस्टेंस है ना, अब 1 5 पर 5 मिनट बाद वो 5 किलोमीटर चलती है, तो 5 में से पहले वाली डिस्टेंस माइनस करी 5 किलोमीटर आया। फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो 10 किलोमीटर कवर कर रही है, तो 10 किलोमीटर में पहली वाली माइनस कर दी तो 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में फिर पहली वाली माइनस कर दी 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये सारे 5 किलोमीटर आ रहे हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस वो आ रही है। जब इक्वल डिस्टेंस आती है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन उसको बोला जाता है। और सेम इसी तरीके से अगर वो डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रही है, पहले वाली माइनस करने के बाद अगर वो डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रही है तो इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोला जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल कब होता है, जब अगर आप एक सीधी स्ट्रेट रोड पर चले जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मधुमक्खी की होती है, उसकी जो उड़ने का तरीका होता है वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास जो आप देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको पता चला क्या होता है टाइम और क्या होता है मोशन। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।